गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता कविता के बहाने। तो बच्चों, कुंवर नारायण जी ने कविता के बहाने कविता में आज के आधुनिक युग में कविता के बारे में बताया है कि आज के आधुनिक युग में कविता का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि आज का पूरा युग यंत्रों का युग है। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है और इस कविता के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि कविता की कोई सीमा नहीं होती। जिस तरह से कविता की कोई सीमा नहीं होती, एक चिड़िया है, पक्षी है, वो उड़ते हैं तो उनके उड़ने की एक सीमा होती है, बच्चों के खेलने की एक सीमा होती है, लेकिन काव्य की और कवि की, जिस तरह से कवि के बारे में बताया जाता है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात कवि कहीं भी पहुँच सकता है, उसकी कल्पना कहीं भी जा सकती है। उसी प्रकार से कवि की कृतियों की भी कोई सीमा नहीं होती है। देखिएगा, कविता कुछ इस प्रकार है। कविता के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो बच्चों देखिएगा, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो इसमें बताया गया है कि कविता जो होती है, कविता की एक स्वच्छंद उड़ान होती है, खुली हुई उड़ान होती है, जो एक चिड़िया के बहाने। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि पक्षियों की एक सीमा होती है, एक सीमा तक, एक हद तक वे उड़ सकते हैं, वे उस उड़ान को नहीं समझ सकते। लेकिन कविता की उड़ान जो होती है, कविता के बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए कविता के चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, अर्थात चिड़िया के उड़ने की जो सीमा होती है, पर कविता की कोई सीमा नहीं होती। वह प्रत्येक जगह, बाहर भीतर इधर इस घर उस घर, कहने का तात्पर्य हर जगह वह जाने के लिए स्वतंत्र होती है, हर जगह वो आसानी से जा सकती है। उसे कहीं जाने के लिए किसी भी प्रतिबंध उस पर नहीं होता है, वो आसानी से जा सकती है। इसलिए कहते हैं कविता के पंख लगा उड़ने के माने, अर्थात कविता में यदि पंख भी लगा दिया जाए उड़ाने के लिए, उसे अधिक फैलाने के लिए, प्रचारित करने के लिए, तो भी पक्षी अर्थात चिड़िया उसके बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि चिड़िया एक सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक उड़ान भरती है अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए, अर्थात उसके मन में जो उत्पन्न होने वाला भाव है उसकी कोई सीमा नहीं होती। जो कविता है, कवि की कल्पना है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए उस सीमा को, उस कविता को, उसकी उड़ान को, उसके प्रचार को चिड़िया नहीं समझ सकती है। अगली कविता, इसी कविता का आगे का अंश है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने, भला फूल क्या जाने, सॉरी बच्चा ही जाने। तो इस पद में कवि ने बताया है, बच्चे के माध्यम से बताया है कि एक ओर तो प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, अर्थात जिस तरह से फूल खिलते हैं उसी प्रकार से कविता भी खिलती है, अर्थात फूल के समान होती है। लेकिन कविता के खिलने के बारे में फूल नहीं जान सकता, फूल स्वयं के बारे में बता सकता है, लेकिन कविता कैसे खिलती है, कविता क्या होती है, उसके बारे में फूल नहीं बता सकता। अर्थात जब फूल खिलेगा, पहले कली होगी, कली से फूल बनेगा,
फूल 2 से 3 दिनों के बाद फूल मुरझा जाता है, अर्थात उसकी परिणति हो जाती है, नष्ट हो जाता है, वो गिरकर टूट जाता है, फूल मुरझा जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो एकदम से खत्म हो जाता है। लेकिन कविता हमेशा वैसे ही महकती रहती है, वो जैसी बनी होती है उसी प्रकार से रहती है, वो फूलों के समान नष्ट नहीं होती, उनकी परिणति नहीं होती। इसलिए कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, अर्थात उस कविता की वास्तविकता को फूल नहीं जान सकता। अब कवि बताना चाहते हैं कि एक बच्चा और कविता के बारे में बताना चाहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान होती है, कि क्या है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर। जिस तरह से बच्चे होते हैं जब खेल खेलते हैं तो भले ही वो अगर आसपास के किसी घर से उनका विवाद हुआ हो, उनके परिवार में कोई झगड़ा हुआ हो या कुछ हुआ हो, लेकिन वो जब खेलते हैं तो उन्हें कुछ नहीं याद रहता, हर प्रकार के द्वंद्व भूल जाते हैं और हर घर एक कर देते हैं, आसपास के सभी घरों को एक कर देते हैं और उनका मन जो है निस्वार्थ और पवित्र होता है, निस्वार्थ होता है। तो इसीलिए कहा गया कि जिस प्रकार बच्चे के खेल की कोई सीमा नहीं होती, उनके खेल असीम होते हैं, उसी प्रकार कविता भी शब्दों का एक खेल होता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। इस खेल में जड़, चेतन, वर्तमान और भविष्य, इन सबके वो उपकरण है, सहायक होते हैं। बच्चे घर की किसी सीमा के बंधन में नहीं बांधते, उसी प्रकार से सारी पृथ्वी उनके घर के समान होती है। जिस तरह बच्चे किसी एक घर की सीमा तक नहीं बन सकते, घर में ही नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार सारी पृथ्वी उनके लिए एक समान होती है। उसी प्रकार कविता भी इस संसार में उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, वो सब जगह जा सकती है, उसका आसानी से प्रचार प्रसार किया जा सकता है। अर्थात कवि कुंवर नारायण जी ने कविता की प्रकृति से तुलना की है और प्रकृति के साथ साथ बच्चों के जीवन से भी तुलना की है, जो कि आज के हमारे आने वाले भविष्य हैं। तो वो ये बताना चाहते हैं कि कविता जो है चिड़िया की उड़ान की तरह होती है, लेकिन चिड़िया उस उड़ान को नहीं समझती है। कविता फूलों की तरह खिलती है और फूलों की का एक समय होता है जब वो खिलते हैं और कली से फूल बनते हैं, फूल से वो 2-3 दिन तक रहते हैं, उसके बाद वो मुरझा कर गिर जाते हैं, अर्थात उनकी परिणति हो जाती है। लेकिन कविता वैसी की वैसी बनी रहती है, कविता की सुगंध हमेशा बरकरार रहती है। और बच्चों के खेल के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि जिस तरह बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, वो हर घर को, पूरी पृथ्वी को ही अपना घर समझते और आसानी से खेलते रहते हैं, निश्चल से स्वार्थ भाव से खेलते हैं, उसी प्रकार से कविता की भी कोई सीमा नहीं होती, वह कल्पना, कवि की कल्पना पर आधारित है और वो कभी समाप्त नहीं होती है। तो इस तरह से बच्चों आपका कुंवर नारायण जी द्वारा लिखा गया पाठ कविता के बहाने पूरा हुआ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।